हेलो बच्चों। क्या हुआ सर? डर गए क्या? अरे ओ चचा, तुम मुझे बंदूक दिखा के डरा रहे हो। मैं शरीफ क्या हुआ कि पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। नया चैप्टर है आज हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सीखेंगे आज हम। आपको प्रोबेबिलिटी का एक 9th-10th क्लासेस में भी आइडिया तो लग चुका होगा, ठीक है। इस सेशन में जो हमारा मोटिव होने वाला है ना यार, वो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 11th क्लास के लिए ये वाला सेशन मैंने बनाया है। तो इसमें हम 11th क्लास के तो प्रोबेबिलिटी के सारे फंडे कवर कर ही लेंगे और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। और 9th और 10th के स्टूडेंट्स भी इसका लुफ्त उठा सकते हैं क्योंकि 9th और 10th में भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जैसा कि हम हमेशा ही शुरू करते हैं एक चैप्टर की शुरुआत उसकी हिस्ट्री से लेकर के, है ना, कि क्या उस चैप्टर की हिस्ट्री रही है। तो यार इसकी शुरुआत भी हम कुछ वैसे ही करने वाले हैं। आप देखिए स्क्रीन पे ना मैंने कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगाई हुई हैं। आई होप आप क्लियरली इनको देख सकते हो। ये वाली तस्वीर देखिए, इसमें ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें भी कुछ गैम्बलिंग का ये कुछ चल रहा है ना, सट्टाबाजारी चल रही है, कुछ शतरंज चल रहा है शायद, ठीक है। यार यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। दोनों में क्या चल रहा है? दोनों में देसी भाषा में बोला जाए तो जुआ चल रहा है ना, सट्टा चल रहा है ना। IPL वगैरह में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग सट्टा लगाते हैं ना, पैसे वैसे लगा देते हैं ना जीतने के लिए कि यार बेंगलोर जीतेगी इतना पैसा लगा दो अब की बार, है ना। हार गए तो पैसा चला गया, जीत गए तो डबल होके आ गया, ट्रिपल होके आ गया। तो इस तरीके की, है ना, चीज़ें आपको मालूम होगी, गैम्बलिंग वगैरह चलती है। आपको बताऊँ यार, गैम्बलिंग जो है ना पुराने ज़माने से है ना, जो लोग राजे महाराजे हुआ करते थे, है ना, बहुत अमीर लोग जो हुआ करते थे, वो सट्टा लगाते रहते, मतलब गैम्बल वो करते रहते थे, ठीक है ना। गैम्बलिंग खेलते, मतलब गैम्बलिंग में वो इन्वॉल्व रहते थे। जैसे एक राजा दूसरे राजा से मिलने के लिए गया, है ना, तो उनके पास करने के लिए क्या होता था? ऐसा तो है नहीं कि वो दो राजा मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता था। मतलब वो फिर क्या करते थे, गैम्बलिंग शुरू कर देते थे, ठीक है। एक राजा बोलता था चल यार अपन खेलते हैं और तू अगर जीत गया तो ये 5 गांव में तेरे नाम कर दूंगा, है ना। दूसरा बोलता था चल तू जीत गया तो मैं 10 घोड़े तेरे नाम कर दूंगा। ऐसे करके गैम्बलिंग जो है उनकी चलती थी ना, जुआ चलता था, ठीक है। जुआ क्राइम है, मालूम है ना आप लोगों को, है ना। नहीं खेलना चाहिए, बुरी बात है ना, जुआ खेलना बुरी बात है, मगर खेलते हैं लोग। IPL में तो कई सारी ऐप आ चुकी हैं और खूब एकदम धड़ल्ले से गैम्बलिंग होती है। नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नहीं करनी चाहिए गैम्बलिंग। तो यार ये देखिए 2 तस्वीरें यहाँ पे लगाई हुई मैंने। तो यहाँ पे भी ये कसिनो की पिक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पे भी गैम्बलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी गैम्बलिंग हो रही है और यार यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी गैम्बलिंग हो रही है ना। ये वाली तस्वीर कहाँ से है आपको मालूम होगा, महाभारत के सीन से है, ठीक है। मतलब ये शुकुनी मामा है और ये कौन होगा? दुर्योधन है एकदम। बोल भांजे क्या चाहिए, पो 12, है ना, ऐसा कुछ करके सिखा रहा हुआ है इसको। बदमाश था शुकुनी तो यार गैम्बलिंग जो है ना, गैम्बलिंग तो मतलब बड़े लोगों के लिए, राजाओं महाराजाओं के लिए पुराने ज़माने से एक बड़ा ही व्यापार भी, मतलब व्यापार तो क्या बोल सकते हैं, शौक रहा है। और मतलब एक लत बोल सकते हैं। यस, गैम्बलिंग जो है ना लत है। तो यार वो मतलब लत रहती थी और हर कोई कोशिश करता है कि थोड़ा सा पैसा लगा के ना मैं बहुत कुछ जीत लूँ, है ना। थोड़ा सा पैसा लगा के मैं बहुत कुछ जीत लूँ। तो इसलिए बड़ा रिसर्च लोग करते रहते हैं, ऐसा कर दे तो जीत जाएंगे, वैसा कर दे तो जीत जाएंगे। तो यार यहाँ पे मुद्दे की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा, जो बड़े लोग, अमीर लोग जो हुआ करते थे ना, वो नंबर्स की जानकारी जिनके पास होती थी, यूं कहूं कि मैथमेटिक्स की नॉलेज जिसके पास होती थी, वो हमेशा उससे राय लेते रहते थे, कैलकुलेशंस करवाते रहते थे। देसी गैम्बलर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े लेवल के गैम्बलर्स की बात कर रहा हूं। स्पेशली यूरोप के एरिया में, अरब के एरिया में जो बड़े गैम्बलर्स हुआ करते थे ना यार, वो मैथमेटिशियन लोगों को हमेशा साथ रखते थे कि यार मेरी कैलकुलेशन वगैरह करो ताकि मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, चांस बढ़ जाए, है ना, चांस बढ़ जाए, है ना। गैम्बलिंग में जीतना और हारना निश्चित नहीं होता, जीतने और हारने के चांस होते हैं, है ना। कई बार जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं अगर आपने जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं अगर आपने अच्छे से गैम्बल किया है तो। और कई बार हारने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, खराब तरीके की चाल आपने चल दी तो, ठीक है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपके मूव पे डिपेंड करता है कि आपको जीतने कितने अच्छे चांस हैं, और आपके मूव पे डिपेंड करता है कि खराब मूव ले लिया तो हारने कितने अच्छे चांस हैं, ठीक है ना। हम अच्छे चांस क्या होते हैं हारने के, मतलब हारने कितने चांस हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि
जो गैम्बलिंग है ना, मतलब वो सारा चांस का गेम है, और चांस ही तो हम सीख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस को इवेलुएट करना, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी भी काम के होने या ना होने के चांस को इवेलुएट करना, ठीक है ना। अभी जैसे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, आप हो सकता है सीख भी जाओ, हो सकता है ना भी सीखो, तो आपके सीखने के कुछ प्रतिशत चांस हैं, है ना, वो इवेलुएट करने लगे तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी उसकी इवेलुएट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आज बारिश का मौसम हो रखा है, ठीक है ना, तो आज वाकई में बारिश आ जाए, अगर इस पे सोचना शुरू करूं कि बारिश आ जाए, तो देखो बारिश आएगी कि नहीं आएगी तो किसी को नहीं मालूम, बट बारिश आ जाए इस बात के चांस अगर निकालने लग जाए ना, चांस अगर निकालने लग जाए, तो यार वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब कोई घटना हुई नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई घटना हुई नहीं है, वो होने या ना होने के चांस की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। कोई घटना हो जाए तो इसका मतलब फिर प्रोबेबिलिटी की कोई डिस्कशन नहीं होता, है ना। किसी भी घटना के होने से पहले प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन किया जाता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जब होता है ना, तो अंपायर टॉस करता है, ठीक है ना। जैसे कोइन को टॉस कर दिया, ठीक है ना, कोइन को टॉस कर दिया, तो एक कैप्टन ने बोला हेड, है ना, दूसरे ऑटोमेटिकली टेल हो गया, ठीक है। तो जब वो कोइन हवा में जब होता है ना, तो सबकी नजरें होती है, अरे क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो जब तक वो कोइन हवा में है तब तक प्रोबेबिलिटी पिक्चर में है ना, हेड आएगा कि टेल आएगा, ये सारा दिमाग में चल रहा होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी पिक्चर में तभी होती है जब तक वो कोइन गिरा नहीं होता, है ना, हेड या टेल आया नहीं होता। जैसे ही कोइन गिर जाता है, हेड आ गया तो हेड वाला जीत गया, टेल आ गया तो टेल वाला जीत गया। मतलब कोइन के गिरने के बाद, उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म। कोइन के गिरने से पहले जब तक कोइन हवा में है तब तक प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एग्जिस्टेंस है। मतलब ये हुआ कि यार कोई भी इवेंट, है ना, कोई भी काम का होना या फिर उस काम का ना होना, अगर उसकी पॉसिबिलिटी निकाली जाए, चांस निकाला जाए, प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, वो हमको यार इस चैप्टर में सीखना है, इस सेशन में सीखना है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, तो बात करते हैं अपन यहाँ पे गैम्बलिंग की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि गैम्बलिंग जब लोग करते थे ना, तो उनको मैथमेटिक्स के लोगों की जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। तो पुराने जो गैम्बलर्स, मतलब जो पुराने जमाने के जो गैम्बलर्स थे, वो हमेशा बड़े मैथमेटिशियंस के टच में रहते थे, ताकि वो उनको बताएं कैलकुलेट करके कि क्या मूव लेंगे तो जीतने के ज़्यादा चांस होंगे, है ना। और वो फिर जो है मूव लेते थे और उसके अकॉर्डिंग अपना कोशिश करते थे जीतने की। तो जब मैथमेटिशियन लोगों को यहाँ पे गैम्बलिंग की दुनिया में, जब वो कुछ मैथमेटिशियन लोगों को जब समझ में आया कि यार ये तो एक बड़ा अलग प्रकार का मैथमेटिक्स है ना, अलग प्रकार की कैलकुलेशंस हैं, इसमें हम चीज़ों के होने या ना होने की, मतलब इवेंट्स के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एक डिफरेंट नेचर का मैथमेटिक्स उनको लगा कि यार वहाँ पे इन्वॉल्व हो रखा है। तो मैथमेटिशियन लोगों, कई सारे मैथमेटिशियन लोगों ने काम किया और एक नए चैप्टर का निर्माण किया जो आप लोगों के सामने है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के डेवलपमेंट में वैसे तो बहुत सारे मैथमेटिशियन लोगों का हाथ रहा है, मगर उनमें से जो शुरुआती बहुत मेन मैथमेटिशियन लोग थे उनका मैंने कुछ नाम लिखा है यहाँ पे, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी की जो वन ऑफ द इनिशियल बुक्स जो थी उसमें से जेरोम कार्डोन करके एक मैथमेटिशियन थे यार, उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। साइमन लाप्लास, है ना, जेम्स बर्नौली, यार प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, जो हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन सीखते हैं, है ना, वो डेफिनेशन बनाने में इनका काफ़ी तगड़ा योगदान है, ठीक है। और यार अरब के मैथमेटिशियन लोगों का भी काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। अल खलील जो है, मतलब इन्होंने काफ़ी काम किया है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। डी मोइवर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और यार जो मॉडर्न प्रोबेबिलिटी है ना, मॉडर्न प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है उसमें यार कोलमोगोरोव, है ना, ये 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, ये 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे कोलमोगोरोव। यार इन्होंने भी अभी कई सारे लॉज जो है ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफ़ी बड़ा है, पहले तो बता दूं आपको, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अगर ओवरऑल मैथमेटिक्स में देखा जाए तो मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, मतलब मैथ्स के अंदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी, इतना बड़ा है, बड़ा मस्त मज़ेदार है। और यार प्रैक्टिकली ना बहुत काम का है ये, ठीक है ना। और आजकल तो है ना डेटा एनालिसिस के ऊपर, और प्रोबेबिलिटी जिसका स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जिसका स्ट्रॉन्ग है, यार आजकल तो मार्केट में जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जिसका स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी वाला एरिया, डेटा एनालिसिस वाला एरिया स्ट्रॉन्ग है, तो यार मतलब उसकी डिमांड ही काफ़ी है। तो यार बड़ा बेहतरीन चैप्टर है और बड़े काम का चैप्टर है आगे, ठीक है।
तो एक आइडिया लग गया होगा, कई सारे मैथमेटिशियन लोगों ने इस चैप्टर के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। और इस चैप्टर की डेवलपमेंट की जो शुरुआत है ना, वो गैम्बलिंग की दुनिया से हुई है ना, क्यों गैम्बलिंग की दुनिया के लोगों को अपने जीतने के चांस कैलकुलेट करने पड़ते थे, तो मैथमेटिशियन लोगों की हेल्प से वो कैलकुलेट करते रहते थे। फिर मैथमेटिशियन लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ी मस्त चीज़ है ना, जहाँ पे चांस का कैलकुलेशन होता है, और यार चैप्टर की शुरुआत हो गई, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की शुरुआत हो गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को मैं शुरू करूं उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें बता दूं, है ना। जैसे कोइन को अपन टॉस करते हैं तो यार हेड आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टेल आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसी बातें अपन करेंगे। तो कोइन का एक आइडिया आपको होगा, कोइन क्या होता है, सिक्का होता है जिसपे हेड होता है, टेल होता है, ये टेल है ना, ये हेड है, तो यार ये फेयर कोइन है, ठीक है ना, ये क्या है, फेयर कोइन, ठीक है ना। फेयर कोइन ये होता है जिससे अपन टॉस करते हैं ना, वो फेयर कोइन होता है। हेड के आने का भी उतना ही चांस है जितना टेल के आने का चांस है ना, बराबर बराबर चांस अगर हो ना हेड और टेल के आने के, तो यार वो फेयर कोइन होता है। डाइस आप देख सकते हो आपके सामने, है ना, आपके सामने स्क्रीन पे मैंने डाइस बना दी, लूडो जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, लूडो जिसको बोलते हैं, पासा बोलते हैं इसको, पासा, लूडो, डाइस कुछ भी बोल सकते हो, है ना। डाइस के 6 फेस होते हैं, ये भी फेयर डाइस है यार, है ना, ये भी फेयर डाइस है ना। वो महाभारत में जो शकुनी मामा थे ना, बदमाश मामा जो थे, वो यार फेयर डाइस नहीं थी उनके पास अनफेयर डाइस थी, है ना। वो बार बार वही आउटकम आता था जो उसको चाहिए होता था ना, युधिष्ठिर को जो चाहिए होता था वो आउटकम नहीं आता था। तो यार ये फेयर डाइस है, इस पे आप देखिए डाइस पे क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक फेयर डाइस है। तो डाइस का आपको आइडिया है, कोइन का आपको आइडिया है। और यार इस चैप्टर को आगे हम जब बढ़ेंगे तो यार ताश के पत्तों का आइडिया भी होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारे यार प्लेइंग कार्ड्स, है ना। प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं यार, प्लेइंग कार्ड्स टोटल देखा जाए ना 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, तो ये 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना यार, 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स देखा जाए तो इसमें ना 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। आप देखिए 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, डायमंड, है ना, ये डायमंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, है ना, गांव वगैरह में हिंदी में इसको ईंट बोलते हैं, ईंट के पत्ते, है ना। ये डायमंड है ना, किसके कार्ड है, डायमंड के कार्ड है, डायमंड, ठीक है। और ये क्या है, पान, है ना, हार्ट, पान, हार्ट। ये हुक्म और ये चिड़ी, है ना। चिड़ी क्या होता है यार, क्लब होता है क्या, क्लब, है ना। और ये क्या होता है, स्पेड है, ये स्पेड एंड क्लब है यार, चिड़ी और हुक्म, ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें ना, तो ये जो क्लब है ना, क्लब के 13 कार्ड्स है ना, 1 2 3 3 तो ये हो गए, और 10 ये हो गए, है ना, 1 से 10, तो टोटल 13 कार्ड्स तो क्लब के होते हैं, 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, 13 हार्ट और 13 डायमंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 52 पत्तों में ये आपको समझ आना चाहिए कि ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना, इनमें 13 कार्ड्स जो है स्पेड हो गए, 13 कार्ड्स जो है क्लब के हो गए, 13 हार्ट, और यार 13 हो गए डायमंड, ठीक है, डायमंड कार्ड्स, ठीक है। ये जो 13 पत्तों की, ये जो एक 13 पत्तों का जो सेट है ना, इसको बोलते हैं सूट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं इसको। तो 4 सूट्स होती हैं, कितनी सूट्स होगी, 4 सूट होगी, ठीक है। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट्स हो गई, 1 2 3 4, है ना। कितनी सूट्स हो गई, 4 सूट्स हो गई। और एक सूट में कितने कार्ड्स हैं, एक सूट में 13 कार्ड्स हैं। कितने सूट्स हो गई, है ना, पूरे 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट्स हो गई। और एक सूट में कितने कार्ड हैं, एक सूट में 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यार एक और बात समझनी है कि कुछ कार्ड्स होते हैं ना, फेस कार्ड होते हैं, है ना। ये क्या है, इसको किंग बोलते हैं ना, के बोले तो ये किंग है, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए आपको। ये ना के वाले जो है इनको किंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्यू लिखा होता है ना, क्वीन होती है ना, रानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी, सुना होगा ना आप लोगों ने, है ना, सुनना चाहिए आपको। ये है जैक, है ना, गुलाम, जैक गुलाम बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत ताश के पत्ते खेले हैं यार, है ना, बड़ा मजा आता है ना। जैक, क्वीन और किंग, ठीक है जी। ये है इक्का, है ना, इक्का, एस, है ना, इक्का। जीवन में सिक्का और ताश में इक्का जब चलता है ना, बाजी बदल देता है, ठीक है, हाँ। 4 एस होते हैं, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग। अब देखो तो यार इन पे कुछ फेस बने हुए हैं, है ना, ये फेस बने हुए हैं।
किंग पे, क्वीन पे, जैक पे, तो यार इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। तो कितने हुए? 4, 4, 8 और 4 कितने हुए? 12। तो फेस कार्ड्स हो गए 12। यार ये बात समझनी है अपने को। ये हो गई अपनी 4 सूट्स हो गई। फेस कार्ड्स कितने हो गए? फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स हो गए 12 यार, ठीक है। अच्छा, एक और शब्द होता है ओनर कार्ड्स, है ना, ओनर कार्ड्स, और एक होता है नेव कार्ड्स। मैं आपको बता दूं, ओनर कार्ड्स और नेव कार्ड्स। ओनर कार्ड्स क्या होते हैं? ओनर कार्ड्स, यार ये जो फेस कार्ड्स है ना, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स टोटल हो गए 12। फेस कार्ड्स में ये जो एस है ना, इक्के, ये और ऐड कर दो तो 16 होते हैं ओनर कार्ड्स, है ना। फेस कार्ड्स प्लस एस, ये मिलाकर के हो जाएंगे अपने ओनर कार्ड्स। तो ओनर कार्ड्स होते हैं 16, ठीक है ना। यहां पे फेस कार्ड्स कौन से हो गए? 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग, ठीक है। ओनर कार्ड्स कौन से हो गए? 16 होते हैं। 4 एस, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग, ठीक है जी, ये हो गए। अब नेव कार्ड, नेव कार्ड ये बड़े जो है कम ही लोगों ने सुना होगा मुझे लगता है। नेव कार्ड यार जो 10 और गुलाम और ये बेगम, ये 3 चीजें हैं, इनको बोलते हैं नेव कार्ड। तो नेव कार्ड यार 12 होते हैं ना। 4 तो ये 10 ही हो गई, 4 गुलाम हो गए और 4 क्वीन हो गई, ठीक है। तो यार 12 होते हैं हमारे नेव कार्ड्स। कितने होते हैं? 12। इसमें 10 हो गई, कितनी 10 कितनी है? 4 10 हो गई, ठीक है, प्लस 4 हो गए आपके गुलाम और 4 हो गई बेगम, है ना, क्वीन हो गई, ठीक है। तो यार 12 नेव कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 16 ओनर कार्ड्स हो गए, ठीक है, और 12 हो गए फेस कार्ड्स, ठीक है। तो यार ये ताश के पत्तों की एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ताश के पत्तों के ऊपर यार कई सारे गेम आते हैं, ताश के पत्ते, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दी आपको प्रोबेबिलिटी की, वापस एक बार रिपीट कर दूं कि जब इवेंट्स के होने या ना होने के चांसेस की जब बात करनी हो ना अपने को, कि कितने प्रतिशत चांस है ये चीज़ हो जाए, कितने प्रतिशत चांस है ये चीज़ ना हो, तो यार प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी का वहाँ पे पिक्चर में आ जाती है, ठीक है, करेक्ट है ना। और प्रोबेबिलिटी का इतिहास बड़ा पुराना है, गैम्बलिंग की दुनिया से ये चैप्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, गैम्बलिंग की दुनिया हो गई, मार्केटिंग की दुनिया हो गई यार, है ना, बिजनेस हो गए यार, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही तो सारी कहानी चलती है। पूरी दुनिया प्रोबेबिलिटी पे चल रही है ना। कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी में जब चीज़ों, जब कोई इवेंट मतलब होगा कि नहीं होगा, इस बात की, किसी भी इवेंट की इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो यार मूव करते हैं आगे, ठीक है ना, मूव करते हैं आगे। अब देखिए 9th और 10th क्लासेस में ना ये एक आइडिया है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना उसको निकालने की 2 अप्रोच होती हैं, है ना। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की 2 अप्रोच होती हैं, है ना। एक तो होती है थ्योरेटिकल अप्रोच, है ना, थ्योरेटिकल अप्रोच, और यार एक होती है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को एम्पेरिकल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को एम्पिरिकल अप्रोच भी बोलते हैं, है ना, एम्पिरिकल अप्रोच। तो जो थ्योरेटिकल अप्रोच है ना, जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल अप्रोच में मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, मतलब उसमें इवेंट ना हुआ नहीं होता, बस एक थ्योरी है जो हमने बना रखी, उसके बेस पे अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि एक कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन को टॉस करें तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, है ना। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2 है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच है ना। मगर अगर हमें यूं करना पड़े कि एक कॉइन को ना एक बार टॉस किया, उसका आउटकम नोट किया, फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर उसका आउटकम नोट किया, फिर थर्ड टाइम टॉस किया, उसका आउटकम नोट किया, यूं करते करते 100 टाइम से कॉइन को टॉस किया और उसके सारे आउटकम्स नोट करें, ठीक है। और उन एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स के बेस पे फिर अगर अपन हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी निकालें तो यार ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है, ठीक है। यहां पे क्या होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में, इसमें कई दफे एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, कई दफे एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, उसके बाद फिर किसी भी आउटकम या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। मगर थ्योरेटिकल अप्रोच में एक्सपेरिमेंट करवाया नहीं जाता, ठीक है ना। थ्योरेटिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हमारे सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में थ्योरेटिकल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बड़ी सिंपल होती है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर लो आप कई बार
और जितनी बार भी जो इवेंट आप चाहते हो प्रोबेबिलिटी निकालना, जितनी बार भी वो आया हो, है ना, वो टोटल नंबर काउंट कर लो अपॉन टोटल नंबर जितनी बार एक्सपेरिमेंट आपने किया है, डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। ठीक है, अपना जो यहाँ पे इंटरेस्ट एरिया है वो है यार थ्योरेटिकल अप्रोच में। ठीक है ना, थ्योरेटिकल अप्रोच अपन सीखेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल अप्रोच जो प्रोबेबिलिटी की है ना, उसमें तीन प्रकार की थ्योरीज हैं प्रोबेबिलिटी निकालने की। एक है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक है एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और एक है स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तीन तरीके होते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के, है ना। अलग अलग जगहों पे ये तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं, है ना। अलग अलग तरीके जो हैं ये अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एक तरीका है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, है ना, क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, जिसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, है ना, क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। दूसरा है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और थर्ड है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। थर्ड कौन सा है? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है यार, ये डेटा बेस्ड प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? डेटा बेस्ड प्रोबेबिलिटी होती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में मेनली क्या है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। तो यार क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फिर से एक बार आपको बता दूं, ठीक है ना, थ्योरेटिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में है और उसमें भी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या सीखने वाले हैं? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन बनाई थी ना यार, मैंने आपको बताया ना शुरुआत में इन सारे मैथमेटिशियन लोगों का योगदान था। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे। तो यार साइमन लैप्लास ने, जेम्स बर्नौली ने, यार इन लोगों ने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बनाने में, है ना, काफ़ी अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो अपन सीखेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी, है ना, बिल्कुल मतलब बेसिक सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखेंगे और वो हमें सिखाएगा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हैं। और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को मैं आगे फर्दर आपको समझाऊं, उससे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं हमको यार वो सीखनी होंगी। ठीक है ना, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले हमको यार पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखनी होंगी। अगर वो टर्म्स पे अपनी क्लैरिटी है तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी समझने में अपने को काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट टर्म सबसे पहले सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट, सबसे पहली टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपको मैं एग्जांपल दे करके बताऊं। जैसे कॉइन आप टॉस कर रहे हो ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक डाइस लिया आपने, है ना, लूडो लिया आपने और उसको रोल कर दिया आपने, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। आपने 2 कॉइन्स को टॉस कर दिया, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। इनफैक्ट मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं ना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है आपको समझ में ना भी आए। तो यहां पे मैं लिख दिया एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इज एनी प्रोसीजर दैट कैन बी लाइक if infinitely repeated that has well defined set of possible outcomes। एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके आउटकम्स वेल डिफाइंड हों। जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को टॉस कर दिया एक बार, तो आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके आउटकम्स वेल डिफाइंड हो यार। यहां पे आउटकम्स वेल डिफाइंड है, या तो हेड या तो टेल, तो इसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ये जो प्रोसीजर किया है ना मैंने, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ये एक एक्सपेरिमेंट होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लिख दे रहा हूं मैं, ये है मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लिख देता हूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड वंस। एक डाइस को रोल कर दिया एक बार,
तो आउटकम्स क्या होंगे, क्या इसके आउटकम्स वेल डिफाइंड हैं? बिल्कुल, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो एक डाइस को जब एक बार रोल करते हैं तो जो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके सामने हैं। तो यार ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, करेक्ट है? तो समझ आ गया आपको एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना? अब यहां पे लिखा है मैंने, एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट तब बोलेंगे इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम एंड डिटर्मिनिस्टिक इफ इट हैज ओनली वन आउटकम। यह कहा कि अगर एक एक्सपेरिमेंट किया आपने, उसका सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम होगा तो उसको डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और अगर किसी एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे कि यार ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं? क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं? क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हैं। यहां पे देख सकते हैं आप 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यहां पे भी 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर किसी एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हों तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और हमारे यार इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आप देखोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ही ज्यादा होते हैं, ठीक है ना? मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ही मिलेंगे आपको। और अगर किसी एक्सपेरिमेंट का मान लो एक ही आउटकम हो, जैसे मान लो एक ही आउटकम होता, कोई 1 आउटकम होता, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दो आप, तो यार उसको डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, बातें समझ में आ गई। आगे लिखा मैंने, इफ एक्सपेरिमेंट दैट हैज एग्जैक्टली 2 पॉसिबल आउटकम्स, है ना, एग्जैक्टली 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या लिखा है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, है ना, इज नोन एज बर्नौली ट्रायल। देखिए बर्नौली ट्रायल मैंने वैसे लिख दी यहाँ पे, लेकिन इसको डिटेल में ना 12th क्लास में समझते हैं हम लोग। कुछ खास किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, और वो 2 पॉसिबल आउटकम्स ऐसे खास होते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं बताऊंगा बाद में, ठीक है? उनको बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। खैर इसको 12th क्लास के सिलेबस में इसको अपन डिस्कस करते हैं ना, 12th क्लास के सिलेबस में इसको डिस्कस किया जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, ट्रायल क्या होती है ना? एक शब्द है ट्रायल। ट्रायल क्या होती है? ट्रायल होती है, जैसे कि मान लो, ट्रायल क्या होती है? ट्रायल होती है कि यार एक एक्सपेरिमेंट को आपने मान लो 3 बार कर दिया। आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को टॉस किया, फिर से कॉइन को टॉस किया, फिर से कॉइन को टॉस किया, तो हम बोलेंगे 3 बार कॉइन टॉस किया है, तो हम बोलेंगे इस एक्सपेरिमेंट की आपने 3 ट्रायल्स ले ली हैं। तो ट्रायल्स होता है कि जितनी बार भी आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, बोल देंगे उतने ही ट्रायल हो गए हैं, ठीक है ना? कहने का मतलब यह हुआ, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, इफ एन एक्सपेरिमेंट है ना, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, कहाँ लिखें? यहाँ पे लिख दे अपन, अपने को स्पेस चाहिए लिखने के लिए, ठीक है ना? यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे अपने पास काफी स्पेस है, ठीक है? इफ एन एक्सपेरिमेंट is repeated, if an experiment is repeated n times, then we will say there are n trials of this experiment. There are n trials of this experiment. कितनी ट्रायल्स हो गई हैं इस एक्सपेरिमेंट की? n ट्रायल्स हो गई हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, वी विल से देयर आर n ट्रायल्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट को 3 दफे रिपीट कर दिया तो यार उसकी 3 ट्रायल बोल दी जाएंगी, 4 दफे रिपीट कर दिया तो उसकी 4 ट्रायल बोल दी जाएंगी, ठीक है? तो ट्रायल क्या होता है एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आई होप आपको क्लियर होगा।
है ना। प्रोबेबिलिटी की शुरुआत अगर आपकी यार अच्छी हुई हो और आपको समझ आ गया हो और एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्लियर हो तो यार एक बार कमेंट में कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं आगे। सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक एक्सपेरिमेंट मैंने कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने, एक डाइस को रोल कर दिया। अ डाइस इज रोल्ड वंस, अ डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है, अ डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है। तो जब आप एक डाइस को रोल करेंगे ना तो सारे पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, है ना। या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा 6 आएगा। सारे पॉसिबल आउटकम्स का अगर एक सेट बना दें, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या बना दिया मैंने, एक सेट बना दिया, किसका बना दिया, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, मैंने क्या लिखा है, द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये हो गया यार सैंपल स्पेस, ठीक है ना। हर एक्सपेरिमेंट के साथ एक सैंपल स्पेस एसोसिएटेड होता है ना। हर एक्सपेरिमेंट के साथ एक सैंपल स्पेस एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे देख लें आप, ये एक्सपेरिमेंट था तो इसका सैंपल स्पेस ये था, यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट है तो सैंपल स्पेस ये है। हर एक्सपेरिमेंट का अपना एक सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। और जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर नोन एज सैंपल पॉइंट्स। यहाँ पे लिख दूं, ये क्या है, ये सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। क्या है, सैंपल पॉइंट्स। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर known as sample points, है ना। एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर नोन एज सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। सैंपल पॉइंट्स भी बोल देते हैं इनको, इवेंट पॉइंट्स भी बोल देते हैं, है ना। सैंपल पॉइंट्स भी बोल देते हैं, इवेंट पॉइंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 एक सैंपल पॉइंट है ना, 5 एक सैंपल पॉइंट है, 6 एक सैंपल पॉइंट है, 1 एक सैंपल पॉइंट है, ठीक है। तो सैंपल पॉइंट समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। सैंपल स्पेस को ना एस से डिनोट करते हैं जनरली, है ना। जैसे इसको अपन कैपिटल एस से, है ना, कैपिटल एक्स से एस से डिनोट करेंगे। सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, जैसे इसको आप कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं। ये लो लिख दिया मैंने कैपिटल एस। क्या लिख दिया, कैपिटल एस, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में कितने होंगे वो एन एस से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय ns। किससे डिनोट करते हैं अपन, ns से डिनोट करते हैं। बात समझ में आनी चाहिए आपको। यहाँ पे अगर कोई पूछे ns कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है जी। क्लियर है एकदम। सैंपल स्पेस के बारे में एक और बात बताता हूँ मैं आपको। सैंपल स्पेस जो है ना वो यार 2 टाइप का होता है ना। सैंपल स्पेस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट सैंपल स्पेस और एक होते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस 2 टाइप के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें, टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फाइनाइट सैंपल स्पेस, फाइनाइट सैंपल स्पेस, और दूसरे होते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। आप सोच रहे होंगे कि यार इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कैसे होते हैं। मैंने अभी बताया आपको
जो सैंपल स्पेस है ना वो एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स हम सैंपल स्पेस में लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आउटकम्स इनफाइनाइट हो सकते हैं और कुछ सैंपल स्पेस ऐसे होते हैं जिनके आउटकम्स फाइनाइट ही होते हैं। जैसे मैं दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। यहां पे मैं लिख दिया एक्सपेरिमेंट एक, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ध्यान से सुनना। और यहां पे एक एक्सपेरिमेंट लिख दिया मैंने, एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड कम्स। यार ये बड़ा मस्त है, टिल हेड कम्स, है ना। यहां पे तो लिख दिया अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, मतलब कॉइन को एक बार टॉस कर दिया। और यहां पे लिख दिया अ कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड कम्स, जब तक हेड ना आए तब तक टॉस करते रहे। तो दोनों ही केसेस में सैंपल स्पेस लिख के दिखाइए। आप इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिख के दिखाइए और यार आप इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिख के दिखाइए। जब एक बार कॉइन को टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आउटकम आएगा या फिर टेल आएगा। आप देख सकते हैं ये फाइनाइट सैंपल स्पेस है। क्यों फाइनाइट सैंपल स्पेस है? फाइनाइट सैंपल स्पेस वो होता है अगर सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in sample space is finite, in sample space is finite, then it is called as finite sample space। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे finite sample space, ठीक है। और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। लिखूंगा इस बात को मैं। उससे पहले तो मुझे बताओ, एक्सपेरिमेंट है अ कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड कम्स। एक कॉइन को टॉस किया जब तक हेड ना आए। तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पॉसिबिलिटीज क्या हैं? आउटकम्स की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए आप, एक कॉइन को टॉस किया, हो सकता है पहली बार में ही हेड आ जाए। अगर पहली बार में ही हेड आ गया तो बात खत्म हो गई। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहली बार टॉस किया, टेल आ गई, तो फिर से टॉस करना पड़ेगा। फिर से टॉस कर दिया, फिर हेड आ गया, ये भी हो सकता है। आपने एक्सपेरिमेंट फिर रोक दिया, काम हो गया अपना। और ऐसा भी हो सकता है पहली बार में टेल, दूसरी बार में फिर टेल, फिर तीसरी बार में हेड आया। ऐसे करके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो सैंपल स्पेस बना है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, ठीक है। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इनफाइनाइट then it is called as infinite sample space, तो उसको यार इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो फाइनाइट सैंपल स्पेस हो जाएगा। करेक्ट है। आई होप आपको सैंपल स्पेस का अच्छे से आइडिया लग गया होगा। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि इवेंट क्या होता है। इवेंट यहां पे क्या लिखा है? इवेंट यार इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे ना तो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट, है ना। सबसेट का मतलब तो समझते हो ना, पार्ट। सैंपल स्पेस का कोई भी टुकड़ा ले लो, उसको एक इवेंट बोलेंगे, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस is known as an event. Any subset of sample space is known as an event. जैसे कि ध्यान से सुनना, इवेंट में आपको बताता हूं क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, अ डाइस इज रोल्ड वंस। ध्यान से समझना बात को, है ना। अब सैंपल स्पेस क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया हमारा
ये पूरा सेट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब इवेंट क्या हो गया, सबसेट, सैंपल स्पेस का सबसेट, ठीक है। जैसे कुछ इवेंट है, एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है। इवेंट E1 है अकरेंस ऑफ, ध्यान से सुनना, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। इवेंट E2 है अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक एक्सपेरिमेंट जब होता है ना, एक डाइस को जब रोल करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के साथ कई सारे इवेंट्स जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब, दो लोग हैं मान लो, जब एक्सपेरिमेंट हुआ, डाइस को जब रोल किया, तो दो लोग हैं, एक आदमी इंटरेस्टेड है कि इवन नंबर आ जाए यार काश, और दूसरा आदमी इंटरेस्टेड है कि यार काश प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। तो एक आदमी इवन नंबर की अकरेंस में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए इवन नंबर का आना इवेंट हो गया। दूसरा आदमी प्राइम नंबर की अकरेंस में इंटरेस्टेड है, उसके लिए प्राइम नंबर का आना इवेंट हो गया। इवेंट समझ में आ गया ना। और जो भी उनका इंटरेस्ट है, ये बात पक्का है, वो पूरी घटना जो हो सकती है ना, उसका ही कुछ पार्ट है, मतलब सैंपल स्पेस का ही कुछ पार्ट है। आप इवेंट E1 को देखोगे तो E1 मतलब क्या है, अकरेंस ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर यार डाइस को रोल करेंगे, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, 6 आएगा। और अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या, या तो 2 है ना, या 3, या फिर 5। तो इवेंट E1 जो है वो ये वाला सेट है, और इवेंट E2 जो है वो ये वाला सेट है। और दोनों ही जो इवेंट्स हैं आप देखिए, वो सैंपल स्पेस का सबसेट है। ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट के साथ जो इवेंट जुड़ा हुआ होता है, ये बात तय है, वो सैंपल स्पेस का ही पार्ट होता है, सबसेट होता है। इसको और सिंपल शब्दों में और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब यार अंपायर कॉइन टॉस करता है ना, अंपायर कॉइन टॉस करता है, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दो पॉसिबिलिटी है उसकी आउटकम्स की, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कैप्टन बोलता है कि मेरा हेड आ जाए मैं जीत जाऊंगा, दूसरा बोलता है मेरा टेल आ जाए मैं जीत जाऊंगा। तो ये जो कैप्टन बोल रहा है कि हेड आ जाए मैं जीत जाऊंगा, उसके लिए, इस कैप्टन के लिए हेड एक इवेंट हो गया। और ये कैप्टन जो बोल रहा है टेल आ जाए मैं जीत जाऊंगा, इस कैप्टन के लिए टेल का आना एक इवेंट हो गया। तो हेड का आना उसके लिए इवेंट, टेल का आना उसके लिए इवेंट। और इसका इवेंट भी सैंपल स्पेस का सबसेट है, इसका इवेंट भी सैंपल स्पेस का सबसेट है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इवेंट का मतलब है सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लो आप, इवेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। बहुत ही शानदार है ना, बहुत ही शानदार। यार इवेंट जो है ना, ये दो खास किस्म के इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होते हैं जो हमेशा हो ही हो, और इम्पॉसिबल इवेंट्स वो होते हैं जो कभी भी ना हो, जो कभी भी ना हो। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, डाइस को रोल करने वाला। सारी प्रोबेबिलिटी मैं इस पूरी एक एक्सपेरिमेंट पे सिखा सकता हूं तुमको, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को बड़ा मस्त एक्सपेरिमेंट बोलेंगे अपन। अ डाइस इज रोल्ड वंस, अ डाइस इज रोल्ड वंस, है ना। डाइस को एकदम भन्नाट तरीके से रोल कर दिया, ठीक है ना, यूं करके शकुनी मामा की तरह। ठीक है ना, नहीं दिख रहा, चलिए। डाइस को रोल कर दिया। अ डाइस इज रोल्ड वंस। मैं चाहता हूं, दो आदमी है, एक ए है और एक बी है। ए चाहता है कि अकरेंस हो जाए, अकरेंस ऑफ अ नंबर, अकरेंस ऑफ अ नेगेटिव नंबर, अकरेंस ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ए चाहता है कि डाइस को रोल करो और काश नेगेटिव नंबर आ जाए। और बी चाहता है कि डाइस को रोल करो और काश नेचुरल नंबर आ जाए। ध्यान से सुनना, जो सैंपल स्पेस हमारा है ना, सैंपल स्पेस,
सैंपल स्पेस क्या है, डाइस को रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आएगा, ठीक है, आना तो इनमें से ही कुछ है, मगर ए चाहता है कि नेगेटिव नंबर आ जाए। तो यार ए चाहता है नेगेटिव नंबर आ जाए, क्या ये पॉसिबल है कि डाइस को रोल करो और नेगेटिव नंबर आ जाए? यार ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ए मेरा हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। ये बात समझनी होगी आपको। ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल बोलेंगे जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, वो इवेंट बिल्कुल हो ही ना सके, ठीक है। अकरेंस ऑफ ए नेचुरल नंबर बोला है, बी चाहता है कि नेचुरल नंबर आ जाए, अरे यार वो तो आता ही, पक्का आता है, ये तो एक डाइस को रोल करोगे तो ये श्योर इवेंट है कि नेचुरल नंबर तो पक्का आएगा। तो बी जो है, बी जिस इवेंट की तलाश में है वो एक श्योर इवेंट है, अकरेंस ऑफ ए नेचुरल नंबर, ये एक श्योर इवेंट है। ये जो पेन है इसको मैं ड्रॉप करूं और ये नीचे गिरे, नीचे गिरना एक श्योर इवेंट है, और पेन को ड्रॉप करूं ऊपर जाए, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी, धीरे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, धीरे से बता रहा हूं, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 मानी गई है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 मानी गई है। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा जो इवेंट श्योर होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी को 1 माना जाएगा और जो इवेंट इम्पॉसिबल होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी को 0 माना जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जो कभी हो ही ना, ठीक है ना। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी of occurrence of an event is 0, then it is known as impossible event। क्या बोलते हैं, impossible event बोलते हैं, impossible event, ठीक है। जैसे कि ऐश्वर्या की सलमान से शादी हो जाए, इम्पॉसिबल इवेंट है, 0 प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट है यार ये तो, ठीक है। श्योर इवेंट जो हमेशा हो ही जाए, है ना, मतलब होना ही होना है श्योर इवेंट तो, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। तो श्योर इवेंट क्या होता है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस of an event is 1, then it is called sure event। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात, ठीक है। दुनिया में यार कोई भी इवेंट होना, सारी दुनिया इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में है है ना। हर कोई इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में, सब कुछ जो घटनाएं हो रही हैं, ऑल इवेंट्स लाइज बिटवीन इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स, है ना। तुम सोच रहे होगे यार क्या कह रहा हूं मैं, यार ये बिल्कुल सही बात है, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट के बीच में सारी चीजें, है ना। जैसे कि श्योर तो हो गया कि मतलब पक्का होगा, इम्पॉसिबल पक्का नहीं होगा, तो बाकी बीच में क्या हो गया, होगा नहीं होगा, यही सब कुछ तो बच गया, है ना। तो बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। ये बात तो तय है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो है 0, इम्पॉसिबल इवेंट नेवर हैपन्स, इवेंट्स विच नेवर हैपन्स, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या हो गए, इवेंट्स विच नेवर हैपन्स। श्योर इवेंट हो गए इवेंट्स विच ऑलवेज हैपन्स, है ना, इवेंट्स विच ऑलवेज हैपन, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, प्रोबेबिलिटी को ऐसे P यूं करके डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में इवेंट का नाम
है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो होगी वो होगी 1 होगी। बात समझ में आ रही है आपको। बाकी दुनिया का कोई भी इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दुनिया का कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में होगी, मतलब 0, अरे क्या लिख दिया, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। बाकी दुनिया का कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी, ये बात समझते हैं, 0 और 1 के बीच में होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी फ्रॉम 0 से 1, है ना। इस पूरे चैप्टर में जो हम प्रोबेबिलिटी नापते हैं वो यार 0 और 1 इस रेंज में नापते हैं ना। कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। बात समझ में आ रही है आपको, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। लिख देता हूं यार इस बात को, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, और 0 से छोटी नहीं हो सकती। सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, है ना, ये बात भी मैं डाइस वाले एग्जांपल से बता दे रहा हूं। मुझे डाइस वाला एग्जांपल बड़ा अच्छा लगता है, समझने में बड़ी आसानी होती है ना। एक एक्सपेरिमेंट कर दो यार, अ डाइस इज रोल्ड वंस, है ना। तो मैं 2 इवेंट लिख रहा हूं, कौन कौन से इवेंट लिखूं, पी और क्यू लिख देता हूं, है ना, पी और क्यू लिख देते हैं, है ना, पी और क्यू। चलो एक इवेंट लिख दिया पी, है ना, और दूसरा इवेंट लिख दिया क्यू। कैपिटल में लिखते हैं यार, इवेंट्स को ना कैपिटल में डिनोट करने में ज्यादा मजा आता है, कैपिटल में लिखने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। पी और क्यू 2 इवेंट हो गए, ठीक है। पी इवेंट क्या है, अकरेंस ऑफ, ध्यान से सुनना, अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और क्यू क्या है, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यार यहां पे देखिए, जो इवेंट P है हमारा, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, क्योंकि दुनिया में एकमात्र प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है। मेरी बात ध्यान रखना, दुनिया में एकमात्र प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, और वो है 2। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, ठीक है। और Q है अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर। वैसे प्राइम नंबर्स तो यार मतलब 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। तो यहां पे P इवेंट को ध्यान से देखिए, P इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट है, P इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, P इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जिस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं, है ना। इफ एन इवेंट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 सैंपल पॉइंट, है ना, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं, बताया था ना मैंने आपको। ओनली 1 सैंपल पॉइंट, only 1 sample point, then it is called as a simple event। समझ में आ रही बात आपको। और कंपाउंड इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट होता है यार कि इफ एन इवेंट कंटेन्स 2 or more sample points, if an event contains 2 or more sample points, then it is called compound event। if an event contains 2 or more sample points, जैसे P जो है वो एक सिंपल इवेंट है, ठीक है ना, P एक सिंपल इवेंट है, और Q क्या, कंपाउंड इवेंट। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हैं और इसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे देखिए P जो है, P इज अ सिंपल इवेंट, है ना, P एक सिंपल इवेंट है।
P इज अ सिंपल इवेंट। P एक सिंपल इवेंट है, Q जो है ना, Q एक कंपाउंड इवेंट है। Q इज अ कंपाउंड इवेंट। P क्या है? P एक सिंपल इवेंट है और Q है एक कंपाउंड इवेंट। बात समझ में आ रही है आपको? बेहतरीन। तो सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट का भी आपको आइडिया लग गया यार, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स से पहले तो आपको कई सारी चीज़ें और बतानी है। तो यार देखिए, जो प्रोबेबिलिटी में बड़ी काम की टर्म्स है ना, वो सारी बता दी मैंने आपको। प्रोबेबिलिटी में यूज़ होने वाली सारी बेहतरीन टर्म्स जो है ना, वो मैंने यार आपको सिखा दी हैं, समझा दी हैं, ठीक है। अब यार अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन में कौन से डेफिनेशन? क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? ये कहती है कि आप इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो ना, तो किसी भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो यूं निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो यूं निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऐसे निकाल सकते हो। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, केसेस बोले तो आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। इसको यूं भी बोल सकते हैं अपन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को यार ऐसे डिनोट करते हैं पी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन ई, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है ना ई के, वो एन ई से डिनोट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन। बात समझ में आ रही है आपको? तो यार ये डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये डेफिनेशन अपने को एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये वो डेफिनेशन है जिसके ऊपर अपना ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कर दीजिए आप। और एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जो डेफिनेशन है ना यार, ये सब जगह नहीं लगती है डेफिनेशन। 12th क्लास में और हायर क्लासेस में तो अपने को कई टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने के लिए दी जाएगी, तो समझ में आएगा वहाँ पे कि ये जो डेफिनेशन है सब जगह नहीं लगती। ये डेफिनेशन सिर्फ उन्हीं जगह पे लगती है जहाँ पे आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हो। इक्वली लाइकली क्या होता है ये बात आपको बताऊंगा, पहले एक बार बस लिख दूं, ठीक है ना। दिस डेफिनेशन इज वैलिड इफ, दिस definition is valid if all the outcomes of the experiment are equally likely. This definition is valid ओनली इफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, ठीक है ना। खैर ये तो एक बड़ी बात है, बाद में बताता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। आप यही समझिए अभी कि यार प्रोबेबिलिटी जो है ना किसी भी इवेंट की, वो यार ऐसे निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी निकाल के दिखा रहा हूं आपको। देखिए, जैसे क्वेश्चन करते हैं कि 3 coins are tossed, 3 coins are tossed once। 3 कॉइन जो है ना एक बार उछाल दे, 3 सिक्के लिए और एक बार ऐसे उछाल दी, उछाल के देखना मजा आएगा। आर टोस्ट वंस, ठीक है ना। 3 coins are
toast ones. Find the probability of occurrence of at least two heads. At least two heads. क्वेश्चन ध्यान से समझना. Find the probability of occurrence of at least two heads. कम से कम दो हेड्स आ जाएं. 3 coins are tossed once, है ना. Find the probability of occurrence of at least two heads. यार देखिए क्वेश्चन ध्यान से. एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट ये है कि 3 coins हैं और उनको एक बार आपने टॉस कर दिया. 3 coins आर टोस्ट वंस. ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है. 3 coins आर टोस्ट वंस, ये तो एक्सपेरिमेंट है. इवेंट क्या है? इवेंट ई बोल देते हैं, इवेंट का नाम ई रख देते हैं. इवेंट ई क्या है? अकरेंस ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स. ध्यान से सुनना. अकरेंस ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स, है ना, कि कम से कम दो हेड्स आ जाएं. तो आपको मालूम है एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस की क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, है ना. या 3 कॉइन जब आप उछालते हो ना, तो यार या तो तीनों पे हेड आता है, ठीक है, या इन दो पे हेड, इस पे टेल, या इस पे टेल, इन दो पे हेड, या इधर हेड इधर टेल इधर हेड, ठीक है. या फिर हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, ठीक है, या फिर तीनों पे टेल आएगा, ठीक है. जब आप 3 कॉइन्स आप जो है ना टॉस करते हो तो ये पॉसिबिलिटी होती हैं. इन सारी पॉसिबिलिटीज में मेरा जो इंटरेस्ट है ना, मेरा इंटरेस्ट है, ध्यान सुना, इवेंट ई. ये यहां पे देखिए इवेंट ई. मेरा इंटरेस्ट है कि यार कम से कम 2 हेड तो आए हों, है ना. अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो आए हों. तो यार 2 हेड तो देखिए कम से कम 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं. 1 2 3 4. ये वो 4 पॉसिबिलिटीज हैं. ये वो 4 पॉसिबिलिटीज हैं जब कम से कम तो 2 हेड्स आए होंगे, ठीक है. अब मुझे बताएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 8 हैं, काउंट कर लीजिए आप. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई कितने हैं? 4 हैं. अगर अपने को प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की निकालनी है तो इवेंट ई को फेवर करने वाले टोटल आउटकम्स, इवेंट ई को फेवर करने वाले आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स करने होंगे. तो फेवर मेरे 4 करते हैं और टोटल 8 हैं. तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की निकल के आ गई 1/2. बात समझ में आ गई इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, इस डेफिनेशन का कैसे इस्तेमाल करना है. अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है. जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. मान लो मैं कहूं कि 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस आर रोल्ड once. What is the probability? What is the probability of getting a doublet? What is the probability of getting a doublet? मतलब क्या हुआ कि जब दो डबलेट, क्या होता है डबलेट होता है ये 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6, ये डबलेट होता है. डबलेट का मतलब सिंगल नंबर बार बार, मतलब सेम ही नंबर आ जाना, ठीक है ना, उसको डबलेट बोलते हैं, ठीक है. तो कैसे करेंगे सॉल्व? यार जब 2 डाइस को रोल करते हैं ना तो टोटल आउटकम्स जो पॉसिबिलिटी है ना वो 36 होती है. एक डाइस की 6 पॉसिबिलिटी, दूसरी पे 6 पॉसिबिलिटी, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल कितने हो जाएंगे 36, ठीक है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 36. और फेवरेबल कितने हो गए केसेस?
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखिए यहां पे इसको यूं लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर देखें अपन तो 2 डाइस को जब रोल करोगे 36 आउटकम्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? मात्र 6 हैं, क्योंकि डबलेट का आना है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो फेवर आपको सिर्फ 6 आउटकम्स कर रहे हैं। फेवर कितने कर रहे हैं? फेवर सिर्फ 6 आउटकम्स कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल कितने हो गए? 1/6। 1/6 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? 2 डाइस आर रोल्ड वंस, 2 डाइस को जब एक बार रोल करो आप, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यार डबलेट की तो 6 पॉसिबिलिटी होती है, टोटल पॉसिबिलिटी 36 है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल कर दो, प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है समझ में आ गई, और उसके साथ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करना है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। यार भन्नाटली समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताते रहे मेरे को, है ना, मुझे समझ में आता रहेगा कि तुमने कहाँ कहाँ तक लेक्चर देखा है, कहाँ कहाँ तक कमेंट किए हैं, है ना। आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझको लगेगा कि हाँ यार तुम देख रहे हो चीज़ें सारी, ठीक है। मूव करते हैं आगे। आगे यार देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो यार देखिए, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं अपन और उसके थ्रू सीखते हैं कुछ खास टर्म्स को, है ना। मैं एक एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं और कुछ इवेंट्स लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं अ डाइस इज रोल्ड वंस। यार ये अपना फेवरेट एग्जाम्पल है, फेवरेट एक्सपेरिमेंट है। सारी बातें मैं तुमको यहीं से सिखा दूंगा, है ना। पूरी प्रोबेबिलिटी भाई तुमको इस एक बात से सिखा देगा, है ना। अ डाइस इज रोल्ड वंस, है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं अपन, अ डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है। अब कुछ इवेंट्स मैंने डिफाइन किए। एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी और एक इवेंट है सी, है ना। 3 लोग हैं ए बी सी। ए चाहता है इवन नंबर आ जाए, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। बी चाहता है ओड नंबर आ जाए, अकरेंस ऑफ एन ओड नंबर। सी चाहता है कि अकरेंस हो जाए इवन प्राइम नंबर की, अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। तो देखिए इवेंट ए जो है ना वो क्या हुआ, इवन नंबर का आना, बोले तो 2, 4 या 6 का आना। बी क्या हुआ, ओड नंबर का आना, ओड नंबर बोले तो 1, 3, 5 का आना। सी क्या हुआ, सी हुआ यार सिर्फ प्राइम नंबर इवन हो, मतलब 2 का आना, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस भी लिख लो। डाइस को जब रोल करोगे तो 6 पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, तो यार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी हो गई, है ना, फेवरेबल 3, टोटल 6, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई, फेवरेबल केस 3, टोटल 6, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो गई, फेवरेबल 1, टोटल 6, 1/6, ठीक है। यहां पे मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। सबसे पहली टर्म है इक्वली लाइकली इवेंट्स, ध्यान से सुनना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सेकंड टर्म लिख रहा हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और लास्ट में लिख रहा हूं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यार ये 3 बड़ी शानदार टर्म्स हैं, भन्नाट टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी की, जो आपको सीखनी चाहिए। 3 भन्नाट टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, 3 भन्नाट टर्म्स, ये आपको सीखनी ही चाहिए, है ना। इनके बिना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। लिख देता हूं 3 भन्नाट टर्म्स, मतलब
ट्वेल्थ क्लास में तो बहुत काम आएंगे ना, प्रोबेबिलिटी को सीखने में बेहद इंपॉर्टेंट है ये तीन खास टर्म्स, ठीक है ना, तीन भन्नाट टर्म्स, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और अपना एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ध्यान से सुनना बात को। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बराबर हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बराबर है तो नॉन अकरेंस भी बराबर ही होंगी। तो इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, डेफिनेशन देखो पहले, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली, अरे ध्यान से सुनना, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, इवेंट्स को इक्वली लाइकली तब बोलेंगे अगर उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बराबर हो। तो इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस और नॉन अकरेंस आर इक्वल, नॉन अकरेंस आर इक्वल, इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स को इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स भी बोलते हैं, इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स है ना, ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, ठीक है। यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या है, डाइस को एक बार रोल किया, ठीक है। इवन नंबर का आना और ओड नंबर का आना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इवन नंबर के आने के चांस भी 1/2 है, ओड नंबर के आने के चांस भी 1/2 है। तो इनको बोलेंगे इक्वी लाइकली इवेंट्स। क्या बोलेंगे? इक्वी लाइकली इवेंट्स, ठीक है। तो यहां पे इस केस में इवेंट्स ए एंड बी आर इक्वी लाइकली, यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं मैं, इवेंट्स ए एंड बी आर इक्वी लाइकली। देखो, इवेंट्स ए एंड बी आर इक्वी लाइकली, इवेंट्स ए एंड बी आर इक्वी लाइकली, इवेंट्स ए और बी क्या है? इक्वी लाइकली है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है अगर वो साथ ना हो पाए, उनका इंटरसेक्शन नल सेट हो। इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको बता दूं, इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, 2 इवेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। Two events are said to be mutually exclusive if their intersection is a null set, मतलब अगर उनका इंटरसेक्शन नल सेट हो तो उनमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे कि ये एक ए इवेंट है, ये एक बी इवेंट है। इवेंट ए और बी को देखोगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है। तो यार ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें और इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि ए एंड बी, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और इवेंट्स बी और सी को भी देखोगे ना, बी एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि बी और सी में कॉमन नहीं है। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इनमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 इनमें कॉमन है, ठीक है। तो यहां पे उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, ठीक है। इसको यार देखो, मैं यूं भी लिख दे रहा हूं,
इसको मैं यूं ही लिख दे रहा हूं कि इफ इवेंट्स A and B are mutually exclusive, then A और B का इंटरसेक्शन लोगे ना वो नल सेट आएगा, और प्रोबेबिलिटी की बात करें A और B के इंटरसेक्शन की तो वो जीरो आएगी। नल सेट बोले तो इवेंट इम्पॉसिबल है, A और B का इंटरसेक्शन क्या है, इम्पॉसिबल है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, वाइस वर्सा भी सही होगा। इसका समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब अगर प्रोबेबिलिटी इनके इंटरसेक्शन की जीरो है तो इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। करेक्ट है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव, इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव। इवेंट्स को एग्जॉस्टिव तब बोलेंगे अगर उनका यूनियन कर दें, अगर उनका यूनियन कर दें तो सैंपल स्पेस बन जाए। क्या बन जाए? सैंपल स्पेस बन जाए। इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, है ना। यूनियन इंटरसेक्शन तो आई होप आप लोगों को मालूम होगा यार, सेट्स में बड़े अच्छे से सिखाया था मैंने। यहां पे देखिए, इवेंट ए का और बी का यूनियन करोगे ना आप, यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो इवेंट ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका यूनियन करने पे सैंपल स्पेस बन जाए। क्या बन जाए? सैंपल स्पेस बन जाए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, इवेंट्स A and B are exhaustive events. Events A and B are exhaustive events. ठीक है ना। इवेंट्स A और B जो हैं वो क्या होंगे? इवेंट्स A और B होंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कैसे इवेंट्स होंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे क्योंकि उनका यूनियन करने पे क्या बनता है? सैंपल स्पेस बनता है। तो यार ये तीन भन्नाट टर्म्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये मालूम होने चाहिए। ठीक है। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई कहे कि इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो इसका मतलब ये हो गया ए और बी का जब यूनियन ले लेंगे ना अपन, तो यार वो तो सैंपल स्पेस हो गया, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो प्रोबेबिलिटी जो है उनके यूनियन की वो 1 हो जाएगी, है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का यूनियन जो है उसके बाहर कुछ नहीं होता, श्योर इवेंट हो जाता है वो। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 हो तो इसका मतलब इवेंट्स क्या है? एग्जॉस्टिव हैं, और एग्जॉस्टिव हैं इसका मतलब उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। बात समझ में आ गई आपको? करेक्ट है। आई होप ये तीन भन्नाट टर्म्स आपको एकदम क्लियर होंगी। ठीक है जी। तो यार चलिए आगे मूव करते हैं। आगे कहाँ मूव करते हैं? आज के सेशन में इतना ही करेंगे बस अपन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ठीक है, इस सेशन में अपन इतना ही सीखने वाले हैं। और यार एक लंबी सी मुस्कान के साथ प्रोबेबिलिटी के इस खूबसूरत बेहतरीन सेशन को अपन अलविदा कहते हैं। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स करवाऊंगा, और बायनोमियल थ्योरम का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। ये वाला सेशन थोड़ा लंबा था, अगला सेशन थोड़ा रिलेटिवली छोटा होगा, तो उसमें टाइम होगा तो मैं होमवर्क क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। और जिन लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन करा है, कमेंट्स किए हैं, उनका भी जिक्र करूंगा आज सारे कमेंट देख करके। अभी तक मैंने कमेंट्स देखे नहीं हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।